हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ये सारी चीजों के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट किए थे और उसमें बातें किए थे कुछ। हमने इनवर्स के बारे में पढ़ा था, इनवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई थी, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तारों पे हम लोग ला करके कुछ हद तक उसके पढ़ाई को करके समाप्त किए थे उस लेक्चर को। इस लेक्चर को हम लोग उसी जहां से अंत किए थे उसी से फिर वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग तारों का जीवन चक्र पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार पढ़ेंगे। उसके बाद में इस पढ़ने के बाद में ब्लैक होल की कहानी पूरी की पूरी पढ़ेंगे, पूरी की पूरी मतलब पूरी की पूरी पढ़ेंगे। उसके बाद में वार्म होल पढ़ेंगे। उसके बाद में इवेंट होरिजोन के बारे में पढ़ेंगे। आकाश गंगा को पढ़ते हुए हम लोग उल्का के बारे में पढ़ेंगे। उल्का के बारे में पढ़ते हुए हम लोग पुछल तारे के बारे में पढ़ेंगे और पुछल तारे के बारे में पढ़ते हुए अंत में हम लोग उल्का वृष्टि पढ़ते हुए आज का इस लेक्चर को टाटा बाय बाय करेंगे। यहाँ पर जो स्टार की बातें करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके का स्टार की हम लोग बात करेंगे। एक स्टार सामान्य तारा, सामान्य तारा, और दूसरा विशाल तारा। क्या दोनों में अंतर है सर? एक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी स्टार, एक को बोलते हैं सामान्य तारा। किसको बोलते हैं? वो तारे, दोनों में क्या अंतर है वो समझते हैं। वो तारे जिनका आकार, जिनका साइज सूर्य के आकार के, सूर्य के आकार के या तो बराबर हो या उनसे छोटा हो, सूर्य के आकार के या तो बराबर हो या उससे छोटा हो, उसको बोलते हैं हम लोग सामान्य तारा। और वो तारे जिनका आकार सूर्य के आकार से बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग विशाल तारा। सामान्य तारा किसके बराबर? सूर्य के आकार के बराबर, सूर्य के आकार के बराबर या उससे छोटे तारे को बोलते हैं हम लोग सामान्य तारा। उससे छोटे आकार के तारे, आकार के तारे को हम लोग बोलते हैं सामान्य तारा। और सूर्य के आकार से जो बड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं विशाल तारा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सामान्य तारा के लाइफ साइकिल के बारे में। जो सामान्य तारे होते हैं, आराम से समझना आप, कहानी समान शुरू होती है। सामान्य तारा, सामान्य तारा जो है, मैंने आपसे एक बात बताया था ओरिजिन ऑफ द स्टार में कि स्टार्स के पास में हाइड्रोजन होता है और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन जल रहा है। हाइड्रोजन जल रहा है इसी वजह से तो इनके पास में उष्मा लाइट सब कुछ आता है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है भाई? जल रहा है। और कोई चीज अगर जलता है तो वो बाहर की तरफ फैलता है, और जब बाहर की तरफ फैलता है तो इनका आकार बढ़ता है। इन तारों का आकार क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है आकार? क्योंकि हाइड्रोजन जल रहा है और कोई भी चीज जलता है तो बाहर की तरफ फैलता है, इसलिए इनका इस तारे का आकार बढ़ता है। और कोई चीज जल रहा है तो किस कलर का दिखाई देगा मेरे भाई? लाल रंग का दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा। तो कोई चीज बड़ा है और लाल है, इसको बोलते हैं, इस सामान्य तरह का एक लाइफ में स्टेज आता है, उस स्टेज को बोलते हैं हम लोग लाल दानव। क्या बोलते हैं? लाल दानव, रेड जाइंट। आराम से सुनना, रेड क्यों बोले? क्योंकि लाल। क्यों लाल हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन चल रहा है, कोई चीज जलता है तो लाल रंग का दिखाई देता है। दानव क्यों बोले भाई? क्योंकि दानव मतलब क्या? बड़ा, एकदम विशाल। क्यों बोले हैं? क्योंकि आकार इसका बड़ा है। तो सामान्य तरह के जीवन में एक स्टेज आता है लाल दानव का। समझ में आ गया? सामान्य तारा में जो हाइड्रोजन है वो जल रहा है, हाइड्रोजन जलने की वजह से उनका आकार बढ़ता है और रेड कलर में होते हैं, रेड कलर दिखाई देता है। इसलिए इसके जीवन में, एक सामान्य तरह के जीवन में क्या आता है? एक लाल दानव का स्टेज आता है। फिर क्या होगा? फिर हाइड्रोजन जलने लगा। हाइड्रोजन तो खत्म नहीं हुआ है, बचा है, तो फिर हाइड्रोजन जलेगा। हाइड्रोजन
और जलेगा, और जलेगा। और अगर हाइड्रोजन जलेगा तो मेरी बात बताओ भाई, जैसे ही हाइड्रोजन जलेगा तो ये एक स्टेज बनता है इनके जीवन में। अगला लाल दानव के बाद जो बनता है वो बनता है सफेद वामन। सफेद वामन, व्हाइट डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ। और सफेद वामन बनने के बाद में ये जो हाइड्रोजन था खत्म हो गया, इसका औकात खत्म हो जाता है। और जैसे ही हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, हाइड्रोजन जलना बंद कर देता है, तो कोई चीज जलना बंद कर दे तो काला काला हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो गया? समाप्त। जैसे ही हाइड्रोजन अगर समाप्त हो जाएगा तो मेरे भाई, हाइड्रोजन अगर समाप्त हो गया तो हाइड्रोजन जलना नहीं, तो यहां पर क्या बन जाता है? काला वामन। काला वामन यानी कि ब्लैक ड्वार्फ। आराम से सुनना, एक बार फिर से बताता हूँ पूरी की पूरी कहानी। सामान्य तारा का जीवन चक्र बता रहा हूं मैं। सामान्य तारा में जो हाइड्रोजन है वो जल रहा है, और कोई चीज जलती है तो उसका साइज जो है वो बढ़ता है और वो रेड कलर में शिफ्ट होती है। ज्यादा ज्यादा करते करते यहाँ पर लाल दानव बनता है एक स्टेज। लाल क्यों? क्योंकि ये जल रहा है तो लाल कलर का, और दानव क्यों? क्योंकि इनका साइज बढ़ रहा है इसलिए बड़ा हो गया है तो दानव। और ज्यादा हाइड्रोजन जलता है, और ये जो हाइड्रोजन जब कोई चीज ज्यादा जलने लगता है तो जो रेड कलर का अपीयरेंस जो है वो व्हाइट कलर या येलो कलर के अपीयरेंस में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सफेद वामन बनता है एक स्टेज, व्हाइट ड्वार्फ। और जब हाइड्रोजन समाप्त हो गया, हाइड्रोजन जब समाप्त हो गया तो लास्ट स्टेज तारा मर जाता है। तारा जब मर जाएगा तो काला वामन बनाएगा, ब्लैक ड्वार्फ। सामान्य तारा का खत्म वाला स्टेज एकदम खत्म हो गया है। अंतिम स्टेज नहीं बोल रहा हूँ, खत्म स्टेज बोल रहा हूँ। मरे हुए तारे, काला वामन। एक बात यहाँ पर समझाओ कि यहाँ पर सामान्य तारा का जीवन का अंतिम स्टेज कहाँ होता है? तो ये होता है अंतिम स्टेज सफेद वामन। सफेद वामन जो है ये तारे का अंतिम अवस्था है, अवस्था। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म तारे के नाम से भी जानते हैं। फॉसिल स्टार, जीवाश्म तारा। किसको बोलते हैं जीवाश्म तारा? क्वेश्चन आता है, वो इज नोन एज द जीवाश्म तारा, फॉसिल स्टार। सफेद वामन को हम लोग सामान्य तारे का जीवाश्म तारा बोलते हैं। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ सामान्य तारा, सॉरी लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्डिनरी स्टार, सामान्य तारे का जीवन चक्र। अब चलते हैं विशाल तारे के साथ में क्या होता है। विशाल तारे में, विशाल तारा है ये बड़ा होता है पहले से ही, विशाल तारा। अब ये जो विशाल तारा है मेरे भाई, जिस तरीके से ये सामान्य तारा जो था इसमें भी हाइड्रोजन चला, तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन है तो ये ज्यादा हाइड्रोजन चलेगा, ज्यादा हाइड्रोजन चलेगा तो बड़ा साइज होगा, बहुत ज्यादा बड़ा साइज होगा और लाल कलर में शिफ्ट होगा। तो ये जो बनता है सुपर ये जो बनता है विशाल लाल दानव बनता है, विशाल लाल दानव, सुपर रेड जाइंट। एक बात बताओ, सामान्य तरह का जीवन का फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है? लाल दानव। विशाल तारे का जीवन का फर्स्ट स्टेज कौन सा? विशाल लाल दानव। ठीक है, अब बताओ, इनका साइज बढ़ रहा था, साइज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, लेकिन ये पहले से ही बड़ा है। इनका ये तो छोटे हैं, लेकिन ये तो विशाल तारा जो है पहले से ही बड़ा है। और किसी चीज का साइज अगर बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए, और एक बात बताओ, गुब्बारे लो उसको फुलाते जाओ, उसमें हवा डालते जाओ, क्या होगा? एक स्टेज के बाद में वो ब्लास्ट कर जाएगा। उस तरीके से ये भी तारा है, हाइड्रोजन चल रहा है, साइज बढ़ रहा है, लेकिन एक स्टेज के बाद में ये ब्लास्ट कर जाता है, ये इसमें विस्फोट हो जाता है और
एक निश्चित समय अंतराल के बाद में जब विस्फोट होता है, इस विस्फोट का नाम होता है सुपरनोवा विस्फोट। क्या नाम होता है उसका? सुपरनोवा विस्फोट। एक निश्चित समय के बाद में इसमें क्या होगा? सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट क्या होगा? सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है? तो विशाल लाल दानों में बहुत ज्यादा साइज बढ़ने के बाद उसमें उसका साइज जो है, उसका जो आकार है वो फट जाता है, उसको बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। और जैसे ही किसी आम चीज का तो विस्फोट हो नहीं रहा है, ये तारे का विस्फोट हो रहा है, तो दो चीजें यहां से निकलती हैं, एक हल्की चीज और दूसरी भारी चीज। जो हल्की चीज है वो हल्की चीज क्या होगा? गैस एवं धूलकण। मानते हो बात को? गैस एवं धूलकण। विस्फोट के बाद में गैस एवं धूलकण बने, जो कि हल्की चीजें हैं। तो गैस एवं धूलकण जो है वो क्या बनेंगे आगे चल के? गैस एवं धूलकण के जो बादल बनाते हैं, उस बादल का नाम क्या होता है? उस बादल का नाम होता है निहारिका। मैं पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में निहारिका के बारे में। और ये जो निहारिका ही होता है आगे चल करके नया तारा बनाता है, और इस नए तारे का नाम होता है अभिनव तारा। अभिनव तारा मतलब विशाल तारे का लाइफ साइकिल देखें। विशाल तारा विशाल लाल दानव बनाएगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद में इसमें हल्की जो चीजें हैं, गैस एवं धूलकण, वो उसका बादल बनाएंगे, निहारिका उस बादल को बोलते हैं। और इस निहारिका जो होता है एक नया तारा बनाता है जिसका नाम होता है अभिनव तारा। बात करते हैं जो भारी चीजें हैं वो कहाँ जाएंगे। तो भारी चीजें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी क्या होता है? न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है वो विस्फोट के बाद केंद्र पर एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और बनाते हैं न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा? न्यूट्रॉन तारा। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द न्यूट्रॉन तारा? न्यूट्रॉन स्टार किसको बोलते हैं? तो सुपरनोवा विस्फोट, विशाल लाल दानों में सुपरनोवा विस्फोट के बाद में केंद्र पर न्यूट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं और न्यूट्रॉन तारे का निर्माण करते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन तारा है ये गति करता है। क्या करता है? ये मोशन शो करता है, गति करता है। और गति करते करते ये एक निश्चित समय अंतराल पर उष्मा निकालता है, हीट भी रिलीज करता है। उष्मा भी क्या करता है? निकालता है। न्यूट्रॉन तारा जो है गति करता है और निश्चित समय अंतराल पर उष्मा निकालता है। इन दो प्रॉपर्टी वाले तारे को, वैसे न्यूट्रॉन तारे जो गति करते हैं और उष्मा निकालते हैं, ऐसे तारे को हम लोग बोलते हैं पल्सर तारा। कौन सा तारा? पल्सर तारा। क्या बातें क्लियर हो गई? आराम से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले क्या हुआ? विशाल तारा। विशाल तारे में हाइड्रोजन चलेगा, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन, इसका साइज बड़ा है, विशाल लाल दानव बनाएगा, सुपर रेड जॉइंट। उसके बाद में इसमें इसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसमें विस्फोट होता है जिसका नाम होता है सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के बाद में जो हल्की चीजें गैस एवं धूलकण थी उनका एक बादल बनता है, निहारिका बादल। क्या है इसका? ये बादल। मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं इसको। निहारिका बनेगी बादल, और निहारिका ही नए तारे बनाएगी, जिस नए तारे का नाम क्या होगा? अभिनव तारा। समझ में आ गया? ये है लाइफ साइकिल एक इसमें विशाल तारे का। दूसरा जो भारी चीज है, भारी चीज का क्या नाम है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है केंद्र पर एकत्रित हो जाएगा और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन तारे का निर्माण करेगा। और ये जो न्यूट्रॉन तारे हैं गति करते हैं और समय अंतराल पर उष्मा निकालते हैं। और ऐसे प्रॉपर्टी वाले तारे जो गति करते हैं और निश्चित समय अंतराल पर उष्मा निकालते हैं, ऐसे तारे को हम लोग बोलते हैं पल्सर तारा। दैट्स ऑल द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। तारों के जीवन चक्र के बारे में इससे बाहर कुछ नहीं होता है, सब कुछ पढ़ा दिया।
तारों का जीवन चक्र पढ़ने के बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ब्लैक होल। कहानी की शुरुआत जहां पर हम छोड़े थे वहीं से करते हैं, सुपरनोवा विस्फोट के बाद में। सुपरनोवा विस्फोट हुआ, उसके बाद में जो इसके केंद्र पर न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें थी, वो इसके सेंटर पर क्या हो गई, एकत्रित हो गई। और यहाँ पर सेंटर पर एकत्रित होने बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें जाकर के सेंटर पर एकत्रित हो गई, तो उसका बहुत सारा जब सेंटर पर चीजें आकर एकत्रित हो गई, तो इसका जो घनत्व है कम हुआ कि ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। और घनत्व बड़ा हो गया तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा हो गया। गुरुत्वाकर्षण भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ज्यादा हो गया तो ये इधर की चीजों को बहुत सारी चीजों की अपनी तरफ खींचने लगा, अपने में समाने लगा, अपने अंदर क्या करने लगा, समाने लगा, अपनी तरफ समाने लगा भाई साहब। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं, एक और बात, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षमता इतना ज्यादा होता, इसके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इसमें अगर लाइट आ रहा है, अगर इसमें प्रकाश आ रहा है, तो इसमें से रिफ्लेक्शन के बाद में प्रकाश भी वापस लौट करके नहीं जा पाता है। मतलब इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है मेरे भाई, मतलब कि इसमें से प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी कि जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो चीजें हमें दिखाई आंखों से नहीं देगी। कोई भी चीज हम लोग देख पाते हैं किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइट है इसके हाई ग्रेविटी की वजह से ये अपने अंदर समा ले रही है और उसको बाहर जाने नहीं दे रही है। क्यों, क्योंकि इसके पास में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब बात करते हैं, जब ये इसका रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो ये हमारी आंखों से दिखाई देगा, नहीं देगा। अगर कोई चीज दिखाई नहीं देती उसको बोलते हैं ब्लैक। कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती उसको जिन करते हैं कि वो क्या है, काला है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, ब्लैक। सब कुछ समझते चलना भाई, कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, ब्लैक नाम पड़ा। और ब्लैक तो नाम समझ में आएगा क्यों पड़ा, क्योंकि ये लाइट ये हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये काला है। काला क्यों है, क्योंकि इसमें से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है। बात को समझो, लाइट का रिफ्लेक्शन क्यों नहीं, क्योंकि प्रकाश आता है लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि ये बाहर जाने ही नहीं देता है, इसलिए ब्लैक इसका नाम पड़ा। होल क्यों नाम पड़ा, ये जो चीजें हैं एज्यूम करते हैं हम लोग, साइंटिस्ट एज्यूम करते हैं कि ये जो है इसका इतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि ये सारी चीजों को खींच करके अपने अंदर समा ले रहा है। सारी चीजों को खींच करके, जो भी इसकी ग्रेविटेशनल क्षेत्र में, जो भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ रहा है उस सबको अपने अंदर खींच करके अपने अंदर समा रहा है। तो कोई चीज अपने अंदर समाती चली जाएगी, कोई चीज है जो अपने अंदर समा रही है सारी की सारी चीजों को, तो उसको बोलते हैं होल। एक गड्ढा है, उसके अंदर पूरी की पूरी चीजें भरती जा रही है, इसलिए एज्यूम किया गया कि यह एक होल है, इसलिए इसका नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा जो दिखाई नहीं देता है, ब्लैक होल। हिंदी में इसका नाम होता है कृष्ण बीवर। मैंने बताया अभी तक ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, इसका नाम ब्लैक क्यों पड़ा, इसका नाम होल क्यों पड़ा। कहानी को समझ रहे हो भाई, एकदम जीरो से उठाया जा रहा है। कहां से उठाया जा रहा है, जीरो से उठाया जा रहा है। ये था सुपरनोवा विस्फोट के बाद की कहानी। सुपरनोवा विस्फोट के बाद में क्या हुआ, सारी की सारी चीजें सेंटर पे बैठी, सेंटर पे घनत्व ज्यादा हो गया, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो गया, सारी चीजें खींची, लाइट इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हो गया, लाइट को भी बाहर नहीं जाने दे रहा है। समझ जाओ, ये है ब्लैक होल की कहानी। ब्लैक होल की कहानी में ब्लैक होल में क्या क्या बोला मैं, ब्लैक होल में इसका जो घनत्व है बहुत ज्यादा है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होने देता है। समझ में आ गया क्या,
आगे चलते हैं। अगर एक भाई साहब ये दिखाई नहीं देता है, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है, तो ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला होगा कि ये कोई ना कोई चीज होगी, ब्लैक होल होगी? कैसे पता चला होगा? क्योंकि इसमें तो दिखाई नहीं देगा। कोई चीज अगर जलती है तो वो लाइट निकालती है, साथ में हीट भी निकालती है, उष्मा निकालती है। तो यहाँ पर हमें लाइट नहीं नजर आ रही है, तो क्या हमें हीट भी महसूस नहीं हुई होंगी? साइंटिस्ट को लाइट नजर नहीं आया, हीट महसूस हुआ। इस वजह से, उष्मा की वजह से, उष्मा की वजह से हम लोगों को इसके अस्तित्व के बारे में पता चला। अस्तित्व के बारे में पता चला कि दुनियादारी में ब्लैक होल की भी कहानी होती है। ये बातें क्लियर है? ब्लैक होल ऐसी चीज है, अब एक बात आराम से सुनना। अगर ये होल है और ये ब्लैक होल है और इसमें लाइट आ रही है और ये लाइट को वापस नहीं जाने दे रहा है, इसका मतलब फिजिक्स का नियम गलत थोड़ी हो जाएगा। लाइट क्या है? एक एनर्जी है, और लाइट जो एनर्जी है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगेगा ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार लाइट को ना तो बनाया जा सकता है, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यहाँ पर एनर्जी को तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहाँ पर तो एनर्जी खत्म हो जा रही है, वापस आ ही नहीं रहा है, तो खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पर फिजिक्स का लॉ गलत हो गया। तब इस बात को, फिजिक्स का नियम चेंज नहीं करने के लिए साइंटिस्ट एज्यूम किए कि ये जो ब्लैक होल है एक प्रवेश द्वार की तरह काम करता है, प्रवेश द्वार की तरह काम करता है, जिसमें लाइट और बहुत सारी चीजें इंटर करती है। और ये जो लाइट है यहां से अंदर जाती है और एज्यूम किया गया कि इसके विपरीत में, इसके अपोजिट में एक निकास द्वार भी है, निकास द्वार भी है, जहां से ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं और लाइट भी बाहर निकलता है। और अगर लाइट बाहर निकल रहा है तो ये चीज दिखाई देंगी। अगर ये दिखाई देंगी तो इसका नाम पड़ा व्हाइट होल। व्हाइट होल क्या सही है एकदम प्रूफ के साथ में? नहीं, यह एक माना गया है। माना गया है किस लिए? भौतिक के नियम को, फिजिक्स के नियम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सही साबित करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम को साबित करने के लिए एक एज्यूम किया गया है कि ब्लैक होल के जस्ट विपरीत व्हाइट होल की कल्पना की गई है। ये थी कहानी ब्लैक होल की। अब चलते हैं आगे। अब क्या होता है, ये जो ब्लैक होल में है इसका हम लोग कुछ बातें करते हैं। इसके जो सेंटर में है, सेंटर की तो मैं बात बता दिया भाई। सेंटर में क्या है? घनत्व ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण भी क्या है? ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। अब इस सेंटर के, ये क्या है? केंद्र है। केंद्र में अब आगे चलते हैं। केंद्र के बाहर एक स्टेबल डिस्क होता है। स्टेबल डिस्क, स्थिर वलय, जो रुका हुआ है, घूम नहीं रहा। और इसके बाद में इस स्टेबल डिस्क के बाद में एक और लेयर होता है जिसका नाम होता है रोटेटिंग डिस्क। रोटेटिंग डिस्क, गति करता हुआ घूर्णित वलय, घूर्णित वलय।
और इसी रोटेटिंग डिस्क के जो आउटर में होता है उस लेयर का नाम होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न या इसी का नाम होता है इवेंट होरिजन। इवेंट होरिजोन। इवेंट होरिजन क्या है ये चीज? ये जो चीज मैं बताया हूं ये स्ट्रक्चर है ब्लैक होल का। ब्लैक होल का ये एक संरचना है, इसके लेयर्स को मैं दिखाया हूं। इसके सेंटर में सबसे पहले मैं बताया हूं घनत्व गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। इसके सेंटर के बाहर वाला जो लेयर होता है वो होता है स्टेबल डिस्क, और इसके स्टेबल डिस्क के जो बाहर वाला होता है रोटेटिंग डिस्क, और रोटेटिंग डिस्क से सबसे जो बाहर होता है वो होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को ही इवेंट होरिजन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। नो मतलब नहीं, रिटर्न मतलब वापस आने देता है। मतलब यहां पर कोई चीज आ जाएगा, यहां पर कोई चीज आ जाएगा तो वापस हो जाएगा, वापस जा सकता है। लेकिन जैसे ही यहां पर आ गया कोई चीज, यहां पर कोई चीज आ गया, यहां पर कोई चीज आ गया, यहां पर कोई चीज आ गया, हिम्मत है, मजाल है, यहां से कोई बाहर आ जाएगा, इधर से इधर आने का कोई रास्ता नहीं है। इधर से इधर चला जाएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर जाना मना है। यहाँ सिर्फ आने के एक रास्ते हैं, जाने के कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जब लाइट आता है, यहाँ पर टकराता है तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पास में टकराता है, इवेंट ऑफ होरिजन के पास में टकराता है और वापस नहीं जाता है। इसी पूरी की पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं इवेंट होरिजन। क्या बोलते हैं? इवेंट होरिजन। एक चीज और मैं समझाया था, तो ब्लैक होल समझा दिया, व्हाइट होल समझा दिया, इवेंट होरिजन समझा दिया। अब बात करते हैं एक चीज और मैं बोला था वार्म होल के बारे में। तो स्पेस में अगर दो चीजों के बीच, दो पिंडों के बीच, दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच हमको अगर ट्रेवल करना है, मान लीजिए ट्रेवल करना है, मान लीजिए कि मुझे अर्थ से मार्स पर जाना है, तो किसी स्पेस में दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच एक छोटा सा रास्ता का कल्पना किया गया है। एक छोटा सा रास्ता, एक छोटे से सुरंग की कल्पना किया गया है। एक छोटा सा सुरंग की कल्पना किया गया है और इसी छोटे सुरंग को, इसी छोटे रास्ते को हम लोग बोलते हैं वार्म होल। इसी छोटे रास्ते को हम लोग वार्म होल के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें ब्लैक होल के बारे में बताया, मैं सारी की सारी कहानी बता दी मैं ब्लैक होल के बारे में। उसके बाद में पॉइंट ऑफ होरिजन के बारे में बताया, व्हाइट होल की कल्पना बताया, और उसी तरीके से एक वार्म होल की भी कल्पना को मैं समझा चुका हूं। इतनी बातें क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम गैलेक्सी की तरफ। गैलेक्सी किसको बोलते हैं? गैलेक्सी मतलब तारों का। और एक बात यहां पर समझना मेरे भाई, यहां पर सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद ही ब्लैक होल बना है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ही ब्लैक होल बना है। तो एक मिनट बताओ, ये सुपरनोवा विस्फोट किसमें होता है जी? सुपरनोवा विस्फोट किसमें होता है? तारा में होता है। और ये कैसे तारे में? क्या सारे तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है? नहीं, इसमें होता है सिर्फ और सिर्फ विशाल तारों में होता है। विशाल तारों में सुपरनोवा विस्फोट होता है। एक मिनट, जो विशाल तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो क्या सारे जो तारे हैं वो ब्लैक होल बनाते हैं? ब्लैक होल कब बना? सुपरनोवा विस्फोट के बाद। सुपरनोवा विस्फोट किसमें होता है? तारों में होता है। तो क्या सारे के सारे तारे जो होते हैं उनके पास कैपेसिटी होता है कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकते हैं? इस बात को समझाने के लिए हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट आते हैं चंद्रशेखर, वो एक सीमा बनाते हैं, चंद्रशेखर सीमा।
चंद्रशेखर सीमा। वो क्या कहता है चंद्रशेखर सीमा कि अगर किसी तारे का आकार सूर्य के आकार के अगर 1.44 गुना है, मतलब लगभग हम बोल सकते हैं 1.5 गुना। अगर कोई तारा का साइज सूर्य के साइज के 1.5 गुना है तो वो तारा ब्लैक होल बनाता है। वो तारा क्या करता है? ब्लैक होल बनाता है। और इसी सीमा को 1.44 जो बताया हूं मैं, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। ये साइंटिस्ट हमारे इंडिया के थे। अब चलते हैं इस सारी बातें करने के बाद में गैलेक्सी की तरफ। आकाशगंगा, तारे के बारे में पढ़ लिया, ब्लैक होल के बारे में पढ़ लिए। अब बात करते हैं तारों का समूह। तारों के समूह को हम लोग बोलते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा, इंग्लिश में गैलेक्सी। क्या होता है? द ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, सब लोग जानते हैं। और ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के जो सेंटर में प्रेजेंट होता है ब्लैक होल प्रेजेंट होता है। ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? केंद्र में ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल प्रेजेंट होता है। क्या बातें क्लियर हो गई? अब बात करते हैं शेप ऑफ द गैलेक्सीज। गैलेक्सी के बहुत सारे शेप देखने को मिलते हैं। एक शेप जो होता है स्पाइरल शेप की गैलेक्सी देखने को मिलती है। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग शेप का, ऐसा। इस टाइप के गैलेक्सी को हम लोग स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं। और एक बियर्ड स्पाइरल गैलेक्सी देखने को मिलती है। बियर्ड स्पाइरल और स्पाइरल में क्या अंतर है? ये जो स्पाइरल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बियर्ड स्पाइरल इस टाइप का होता है, थोड़ा सा फैला हुआ। ये है बियर्ड स्पाइरल। बियर्ड स्पाइरल के बाद में एक होता है दीर्घवृत्ताकार। गैलेक्सी। एक होता है अनियमित आकार का गैलेक्सी, अनियमित शेप का, इरेगुलर शेप का। हमारा जो गैलेक्सी का नाम है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। और दुग्ध मेखला नाम होता है उसका हिंदी में। और वो जो एग्जांपल है बियर्ड स्पाइरल का एग्जांपल है मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेखला। स्पाइरल गैलेक्सी का एग्जांपल है व्हेयरपूल गैलेक्सी। और दीर्घवृत्ताकार का एग्जांपल है एंड्रोमेडा। अनियमित का एग्जांपल है अनियमित गैलेक्सी का एग्जांपल है लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं LMC। और स्मॉल मैग्लेनिक क्लाउड SMC। तो ये थे गैलेक्सी के कुछ टाइप्स, गैलेक्सी के कुछ क्या पूरे के पूरे टाइप्स और इनके एग्जांपल्स एक बार फिर से याद करते हैं। हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे वो बियर्ड स्पाइरल शेप में एग्जिस्ट करती है। स्पाइरल शेप का हो जाएगा व्हेयरपूल और दीर्घवृत्ताकार का एंड्रोमेडा, अनियमित का स्मॉल मैग्लेनिक क्लाउड और लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड। ये थे पूरे डिस्कशन ऑफ ब्लैक होल, आकाशगंगा और ये सारी चीजें के बारे में थी। सारी चीजें डिस्कशन करने के बाद हमारे पास अब लास्ट 3 टॉपिक्स बचते हैं आज की क्लास के लिए। सबसे पहले बचता है उल्का।
उल्का पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पुच्छल तारा, पुच्छल तारा, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उल्का वृष्टि के बारे में। इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्लास का आज का समापन करेंगे जी। चलिए सबसे पहले उल्का के बारे में बात करते हैं। उल्का पिंड, उल्का इंग्लिश में मेटियोर्स। क्या होते हैं उल्का? आकाश में एक ऐसे आकाशीय पिंड जो धातुओं एवं चट्टानों से बने होते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड धातुओं एवं चट्टानों से मिलकर के बने होते हैं। क्या? तो ये उल्का। अब बात करते हैं क्या होते हैं ये जो उल्का है। मान लीजिए कि उल्का पिंड है, उल्का है, सॉरी उल्का पिंड नहीं है। ये हमारे गति करते हुए घूमते 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 हमारे ये अर्थ हो गया, मान लीजिए हमारी पृथ्वी, और इस अर्थ का ये ग्रेविटेशनल क्षेत्र में आता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है। तो इस उल्का को हमारा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कौन सा चीज? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उल्का को अपनी तरफ खींचता है। तो जब उल्का अपनी तरफ आएगा तो अर्थ के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर का सरफेस पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल। और इस वायुमंडल में पाए जाते हैं बहुत सारे गैस। तो जैसे ही ये उल्का आएगा, इस उल्के के आने कैसे आया? ये ग्रेविटेशनल फील्ड खींचा किसका? अर्थ का। तो जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा, और जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इस उल्का का हमारे गैसों के साथ में घर्षण होगा। गैस के साथ में क्या होगा जी? घर्षण होगा। और घर्षण होगा तो ये जब टकराते 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 जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा। और जल करके खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा और इधर उधर छिटा जाएगा, कोई हानि नहीं करेगा। ये उल्का पिंड जल जाएगा, इसको बोलते हैं उल्का पिंड। और ये जब जलता है तो ये चमकता है, चमकता है। और चमकता है तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा, जिसको देख करके विष मांगा जाता है। अगर चमकता हुआ तारा सॉरी ये उल्का जो है वो जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड के आएगा अर्थ का, तो ये अर्थ अपनी तरफ खींचेगा इसको, और ये जैसे ही अर्थ की तरफ आना चालू करेगा तो ये अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। और वायुमंडल में गैस होते हैं, गैसों के साथ में इसका इस उल्का का घर्षण होगा, घर्षण की वजह से ये जल जाएगा और जल करके राख हो जाएगा। बट एक कंडीशन है, क्या होगा जब ये उल्का का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो ये जो वायुमंडल है ये पूरी की पूरी तरह से इस उल्का को जला नहीं पाता है, पूरी तरीके से इस उल्का को जला नहीं पाता है। कुछ हिस्सा बच जाता है, कुछ हिस्सा बचने के बाद में ये अर्थ के सरफेस पर आकर के धड़ाम से टकराता है, और टकराने के बाद में यहाँ पर कुछ गड्ढा बनाता है जिसमें आकर के पानी भर जाता है, और इस पानी भरने के बाद में झरना का निर्माण होता है, एक झील का निर्माण होता है जिसका नाम होता है क्रेटर झील। महाराष्ट्र का लुनार जो झील है वो एग्जाम्पल है इस झील का, महाराष्ट्र का लुनार झील इस चीज का क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं, ये जो टकराती है बड़ी चीज है, बड़ा जो उल्का होता है जो आधा जला आधा बच गया, उसको हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड। उल्का अलग है, उल्का पिंड अलग है। उल्का पिंड उसको बोलते हैं जो कंप्लीटली जला नहीं है और अर्थ पे आकर के टकराता है, उसको बोलते हैं उल्का पिंड। उल्का उसको बोलते हैं जो पूरी तरीके से जल जाता है वायुमंडल में, उसको बोलते हैं उल्का। तो ये था हमारा पूरा का पूरा उल्का के बारे में डिस्कशन। अब बात करते हैं, उल्का खत्म हो गया, पुच्छल तारे के बारे में। हम लोगों को पता है कि ये सन है, सूरज, और सन के सबसे नजदीकी ग्रह का नाम है बुध,
सब कुछ समझ में आ जाएगा, आराम से सुनते रहना है। बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में अरुण, अरुण के बाद में वरुण। ये सन है, सन के प्रकाश से ही इनके पास में लाइट जाता है। इन लोगों के पास में, आठों भाइयों के पास में कोई लाइट नहीं होता है। सबसे ज्यादा लाइट किसके पास आता है? तो बुध के पास में आता है। तो बताओ मेरे भाई, सबसे कम लाइट किसके पास में जाएगा? वरुण के पास में। लेकिन वरुण के बाद में सबसे कम लाइट जाएगा, तो वरुण के बाद में ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां पर कोई लाइट नहीं पहुंच पाता है। नो लाइट हियर, अंधेरा रहता है, नो लाइट। और ऐसे लाइट के बारे में, ऐसा क्षेत्र जहां पर लाइट नहीं है वरुण के बाद में, ऐसे क्षेत्र के बारे में एक साइंटिस्ट आते हैं और वो बताते हैं, उनका नाम होता है क्यूपर। इनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट क्या है? वरुण के बाद का क्षेत्र जहां पर कोई लाइट नहीं है, उसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। इस क्यूपर बेल्ट में कुछ धातुओं, चट्टानों, धूलकणों एवं, अब यहाँ पर कोई लाइट नहीं है तो यहाँ पर क्या होंगे? बर्फीले क्षेत्र। क्या है यहाँ पर? बर्फ, बर्फ। तो यहाँ पर बर्फ से, धूलकण से, धातुओं से, चट्टानों से मिल करके, बर्फ से, धूल से, धूलकण से, धातु से एवं चट्टानों से मिल करके एक चीज बनता है, कोई वस्तु बनता है। और ये वस्तु जब घूमता घूमता हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करता है, जैसे ही ये हमारे घूमता ही हमारे सोलर सिस्टम में आएगा, अगर मान लो कि ये चीज ऐसा था, ये बर्फ से मिलकर के बना है, इधर कोई बर्फ नहीं है, और जैसे ही इस पर सन का लाइट आएगा तो ये जो है पिघलना चालू करेगा कि नहीं करेगा। और जैसे ही ये पिघलना चालू करेगा तो इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है, और इस तरीके से इसमें धूल भरा रहता है। इसका कुछ शेप इस तरीके से हो जाता है, ये कि पूंछ की तरह दिखाई देने लगता है। इसी का नाम है पुच्छल तारा। पूंछ की तरह दिखाई देने लगता है, इसका नाम पड़ा पुच्छल तारा। क्यों दिखाई पड़ा? सन का लाइट पड़ा तो ये जो बर्फ है, बर्फ पिघल करके फैल गया पूंछ के रूप में, इसको बोलते हैं पुच्छल तारा। और यहाँ पर जब इस पर सन का लाइट पड़ता है तो ये हमारी आंखों से दिखाई देता है। इसी तरीके से एक पुच्छल तारा का एग्जाम्पल है हैली पुच्छल तारा। हैली पुच्छल तारा हमारे अर्थ से 76 साल बाद दिखाई देता है। तो ये थी कहानी पुच्छल तारे के बारे में। अब क्या होगा, मान लो ये पुच्छल तारा हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में अगर आएगा, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में जैसे ही आएगा ये पुच्छल तारा, तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में जैसे ही आएगा तो ये जो है ये भी तो घर्षण करेगा ना, किसके साथ में? हमारे गैसों के साथ में। तो गैसों के साथ में जब ये घर्षण करता है तो ये जलने लगता है, और जब ये जलने लगता है तो जल कर नीचे गिरने लगता है, और चमक रहा है। क्योंकि ये चमकता है तो ऐसा लगता है कि कोई उल्का पिंड का बारिश हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्का पिंड का बारिश हो रहा है। इसी चीज को बोलते हैं उल्का वृष्टि। असल में ये उल्का नहीं है, ये क्या है? पुच्छल तारा है। पुच्छल तारे का पूंछ में क्या पकड़ लिया है? आग पकड़ लिया है, और आग पकड़ लिया है तो क्या हो रहा है? ये चमकता हुआ एकदम उल्का जैसा दिखाई देता है, और ये बारिश की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको उल्का वृष्टि बोलते हैं, मेटियोर्स शावर बोलते हैं इंग्लिश में। ये थी पूरी की पूरी कहानी पुच्छल तारे के बारे में, उल्का के बारे में, उल्का वृष्टि के बारे में, उल्का पिंड के बारे में। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हम लोग ब्लैक होल से लेकर के, आकाशगंगा से लेकर के, तारों का जीवन चक्र से लेकर के, उल्का, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आज पढ़े हम लोग। तो आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीजें और मेरा ये क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट्स में एक बार लिख दीजिए सब कुछ क्लियर है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।